नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुई। क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हिस्सा लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि क्वाड ने बहुत प्रगति की है क्योंकि तमाम द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। उधर चीन ने कहा कि क्वाड का इकलौता एजेंडा सिर्फ चीन को नियंत्रित करने का है। चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने 2008 में हुए मुंबई में आतंकवादी हमलों और पठानकोट एयरबेस हमले के लिए न्याय की भी मांग की। तो आज समझेंगे कि क्वाड की इस चौथी बैठक का जो एजेंडा था उससे आगे का रास्ता किस तरफ जाता हुआ नजर आता है। और अगर रक्षा सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये जो संबंध है कितने ज्यादा गहराते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसका रोल इस पूरे रीजन में किस तरीके से बढ़ रहा है और चीन की चिंता इसे लेकर क्यों अब ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगन्नाथ पांडा, रिसर्च फेलो हैं एमपी से। आपका स्वागत है। मीरा शंकर जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत। मैम स्वागत है आपका। और प्रोफेसर हर्ष वी पंत हमारे साथ हैं, हेड स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF से। बहुत बहुत स्वागत हर्ष जी आपका। शुरुआत मीरा शंकर जी आपसे करूंगा। मैम, जिस तरीके से इस चौथी बैठक में कई अभूतपूर्व या कई ऐसी चीजें हुई जो इससे पहले नहीं होती थी, चाहे वो मैं बात करूं मुंबई और पठानकोट हमले के आतंकवादियों को न्याय देने, उन्हें पकड़ने और सजा देने की बात हो, या फिर भविष्य के एजेंडे को लेकर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर आगामी बैठक का एजेंडा तय किया गया हो, या फिर प्रधानमंत्रियों की एक बैठक इसी नेक्स्ट क्वार्टर में मैं कहूं कि एक करने की बात क्वाड बैठक में की गई है। जी, काफी आगे बढ़ रहा है क्वाड। जब से ये वर्चुअल समिट हुई बाइडेन के राष्ट्रपति के भीतर, तो काफी आगे जा रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा अभी स्पष्ट नहीं है किस दिशा में जाएगा। कई मामले हैं जिन पे उन्होंने बातचीत करी है और समझौता भी है कि इन मामलों को लेके आगे बढ़ेंगे और इन पे केंद्रित रहेंगे। पर ठोस कदम मेरे ख्याल से अभी नहीं उठाए हैं। और कई चीज़ें जो उन्होंने तय भी करी थी उनमें थोड़ा धीरे धीरे से कुछ हो रहा है। जैसे कि वैक्सीन्स इन्होंने तय किया था कि पूरे विश्व में बांटेंगे और वो भारत में बनेंगे और इधर उधर सब जगह भेजे जाएंगे। पर वो हमारी ज़रूरतें इतनी हो गई यहीं हमारे देश में ही कि हम भेज नहीं पाए। अब धीरे धीरे करेंगे। दूसरा मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण बात है वो सप्लाई चेन्स को लेके है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेके कि इन देशों ने तय किया है कि सप्लाई चेन्स जो हैं उनको थोड़ा अलग अलग देशों में बांटना चाहिए। एक देश के ऊपर केंद्रित नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए, जैसे चीन के ऊपर निर्भरता थी कई चीज़ों के लिए। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें आगे कैसे इसको ले जाएंगे ये एक महत्वपूर्ण बात भी होती है कि चारों देश कुछ ठोस प्रोग्राम्स इसके ऊपर करें जिससे वो सप्लाई चेन्स की डाइवर्सिफिकेशन हो। और दूसरी बात जो इन्होंने की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज सब देशों के लिए एक मायने रखते हैं और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे चीन ने अपना वो कर रखा है, दबा रखा है इन टेक्नोलॉजीज को और रिसोर्सेज को, जैसे रेयर अर्थ्स हैं। तो कई दफ़े जब चीन दबाव डालना चाहता है किसी देश पे तो वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट बंद कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारे देश मिलके इस पे भी ठोस कदम उठाएं कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता कैसे लाएंगे। ओके मैम। और एक देश के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम कैसे करेंगे। ओके। और बाकी चीजें तो है ही,
जी, मैं उस पर भी जैसे आऊँगा जो ये मीरा शंकर जी, लेकिन हर्ष, जो मीरा जी कह रही थी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात, इसके साथ-साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी और लास्ट जब बैठक हुई थी, कॉपरेशन और उसके साथ शेयरिंग इंटेलिजेंस इनपुट्स की बात हो रही थी और यहाँ पर भी उसका ज़िक्र ज़रूर किया गया है। इन दोनों अगर पहलुओं को समझें तो किस तरीके से क्वाड कितना आगे बढ़ता दिख रहा है और यहाँ पर चुनौतियाँ किस तरीके की नज़र आती हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो 4 देश हैं उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को मज़बूती देने का मन बना लिया है। इसमें जो पिछले साल जो मोमेंटम इसको मिला, 2 मीटिंग्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाई, एक वर्चुअल एक इन पर्सन, और उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसने एक तरह से आने वाले जो लीडर्स लेवल समिट है जो कि जापान में होने की संभावना है, उस पर उसके उसके एक एजेंडे को कार्यान्वित करने की कोशिश करी है। तो जहाँ तक मोमेंटम का सवाल है, क्वाड ने एक ऐसा मोमेंटम ले लिया है जो मुझे लगता है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चीन के लिए परेशानी बना हुआ है और चीन बार बार इसको टारगेट करता है, स्वाभाविक है। जो मुद्दे एम्बेसडर शंकर ने उठाए हैं वो सारे ही मुद्दे मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण हैं, और जो आपने 2 मुद्दों की बात करी, जी। आपने इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की जो संभावनाओं का जिक्र किया, और दोनों ही में अगर आप ध्यान से देखें तो जो मुझे लगता है हमारे विदेश मंत्री ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण वहां पर कही कि क्वाड का मोमेंटम बढ़ रहा है क्योंकि क्वाड के पार्टनर्स के बीच में जो बायलैटरल संबंध है उनके बीच में मोमेंटम बन रहा है। तो वो जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं और ऑपरेशनल हो रहे हैं, उसमें फोकस विद वेयर क्रिटिकल एरियाज आर कंसर्न, वहां पर वो जो फोकस कर रहे हैं कोऑपरेशन का, तो उसको मुझे लगता है उसको देखते हुए क्वाड भी आगे बढ़ने की अपनी जो संभावनाएं उनको तय कर रहा है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का जहां तक संबंध है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज क्योंकि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके साथ जिस तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो आगे आने वाले समय में होगा उससे जुड़ी हुई हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर क्वाड के देशों को अपनी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति में बनानी है, अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक रेल में हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन में अपनी पकड़ बनाए रखनी है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम चीन से हटकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेट करना सोचें कि हम और ये चारों देश, मुझे लगता है जो एजेंडा तय हो रहा है उसमें बड़े एक गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और वो ये अच्छी बात है। दूसरी बात, जहां इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात है, एक समय ऐसा होता था जहां पर भारत को काफी दिक्कतें रहती थी कि जिस तरह की खासकर टेररिज्म से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, खासकर अमेरिका से संबंधित जहां तक बात होती थी कि अमेरिका उस तरह की इंटेलिजेंस भारत के साथ शेयर नहीं करता है जिस तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जिससे भारत को जमीनी तौर पर ऑपरेशनल ग्राउंड्स पर फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है जो ये डिस्कशन अभी हुआ है और जो बातें की गई कि पठानकोट से लेकर और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद से संबंधित विषय हैं जहां भारत एक टारगेट रहा है उसको लेकर, वो मुझे लगता है अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो दिखा रहा है कि हम बायलैटरल रिलेशनशिप से आगे बढ़कर क्वाड्रिलैटरल का जो फ्रेमवर्क है उसमें भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी जरूरतें हैं वो दूसरे देश कैसे पूरी कर सकते हैं। तो उसमें भारत ने अगर शेयर किया अपना इंटेलिजेंस असेसमेंट कि भारत के चारों तरफ क्या हो रहा है, तो वहां पर बाकी देशों ने भी शेयर किया। इस बात का भी जिक्र हुआ कि कैसे अमेरिका ने बताया कि पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन में क्या हो रहा है, या ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि जो पैसिफिक में है वहां पर किस तरह का इंटेलिजेंस असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया का है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे आप एक खाका बना सकते हैं दुनिया भर का, और दुनिया भर के का जो एक असेसमेंट होता है उसके बेस पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही में काफी बात आगे बढ़ी है, लेकिन अब उसका कार्यान्वयन कैसे होता है, उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाता है, और ये इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन हो, इसके जो जमीनी तौर पर क्या परिणाम आते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर पांडा, जिस तरीके से मीरा मैम और हर्ष ने बताया कि दो जो एस्पेक्ट हैं, चाहे इकोनॉमिक मैं फैक्टर की बात करूं, उसके लेकर जो द्विपक्षीय समझौते या संबंध है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े इन चारों देशों के बीच में, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देखते हैं अगर हम ओवरऑल क्वाड की परफॉर्मेंस और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट को देखें तो? देखिए, अगर हम क्वाड का बात करें, जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री
मीटिंग से लेके आज लीडरशिप समिट हो रहा है, और जैसे कि प्रोफेसर पंत ने बताया कि जापान लीडरशिप समिट करने को है इसी साल, तो हम इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे कि क्वाड एक सही दिशा में जा रहा है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमें ये देखना है इस दौरान, इस समिट में क्वाड ने किस किस मुद्दे के ऊपर बात किया। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आसियान सेंट्रलिटी के बारे में क्वाड कंट्रीज ने बात की, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्वाड कंट्रीज के लिए आसियान रीजन, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, दैट इज सेंट्रल, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्वाड कंट्रीज का जो अगेन एंड अगेन आसियान सेंट्रलिटी के ऊपर जो फोकस करना और आसियान इकोनॉमिक के साथ कनेक्टेड रहना, एंगेज रहना, ये एक बहुत दूरदर्शी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दर्शाता है कि क्वाड कंट्रीज सबको साथ लेके, लाइक माइंडेड कंट्रीज को, इकोनॉमिक को, चाहे मिडिल रैंक इकोनॉमीज हो, स्मॉलर रैंक इकोनॉमीज हो, उनको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ इस क्वाड समिट में, वो एक ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर एनहांस्ड एंगेजमेंट के बारे में बात हुआ। इसका मतलब है कि क्वाड कंट्रीज अपने जो प्लानिंग है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर सीमित रखना नहीं चाहते। ये एक ग्लोबल कंसेंसस, एक बहुत सारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर है, तो क्वाड कंट्रीज उसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं और अपना पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण बात हुआ वो है, जैसे प्रोफेसर पंत ने बताया, रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के बात हुआ। और ये जो ट्रेडिंग सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो क्वाड कंट्री जो चारों बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए ट्रांसपेरेंट वे में और एक कोऑपरेटिव वेंचर में। जो चौथा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ, एंड आई थिंक हमने इस बारे में बात नहीं किए हैं, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है, वो है इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम के बारे में बात हुआ। और ये क्लीन एनर्जी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज, जब हम अल्टरनेटिव सप्लाई चेन या न्यू सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं, प्राइमरली एक जो एनर्जी कोऑपरेशन है उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। इंडिया इज ए क्रिटिकल फैक्टर। इनफैक्ट हमारा जापान के ऊपर डिपेंडेंस है क्लीन एनर्जी को लेके, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज है उसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, और इस कोऑपरेशन को हम कैसे पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो लास्ट बहुत बड़ा इश्यूज क्वाड समिट ने डिस्कस किया है और कंटिन्यूअसली इस चीज को डिस्कशन किया जा रहा है, वो है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, जैसे कि म्यांमार का इशू के बारे में बात हुआ, नॉर्थ कोरिया के इशू के बारे में बात हुआ। इसका मतलब जो क्वाड कंट्रीज का जो कंसेंसस है, वो कोई मैरीटाइम इश्यूज और इंडो पैसिफिक के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है। ये ग्लोबल फोरम, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, सॉवरेनिटी इश्यूज के ऊपर भी लिंक्ड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया का व्यू है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हमने काउंटर टेररिज्म के बारे में बात की, म्यांमार के बारे में बात की, नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं पे इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपना वॉइस एक्सप्रेस कर रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड इज ए राइट मल्टीलैटरल फोरम्स जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाता है। ओके हर्ष, जो डॉक्टर पांडा ने कहा, मैं थोड़ा सा इस पर चाहूँगा आपका रिएक्शन कि जब हम आर्थिक और जो मैं कहूँ कि टेक्निकल जो इश्यूज थे जिनको लेकर अगर पहली और तीसरी बैठक तक जो एजेंडे में रहते थे, उससे अलग अब दुनिया के तमाम मसलों पर इस फोरम पर चर्चा होना और उस पर अपनी राय को जाहिर करना, हालांकि म्यांमार या रूस के मसले को लेकर एक मत नहीं दिखे चारों देश, लेकिन ये संकेत किस तरीके से देता है कि इसकी व्यापकता, इसकी मैं कहूँ कि इसकी रीच को एक तरीके से और ज़्यादा एक्सपैंड करने का प्रयास फ्यूचर में? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बात ये बार बार क्वाड के लीडर्स ने भी कही है और हमारे चारों विदेश मंत्रियों ने भी इस बार कही कि ये समझना कि क्वाड किसी के खिलाफ है, ये अपने आप में एक गलतफहमी है। क्योंकि क्वाड का जो एजेंडा है वो
पॉजिटिव है। तो उसमें अगर आप उस पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये सारे मुद्दे जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसको हमको इंडो पैसिफिक तक सीमित न रखकर उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि अगर ये 4 बड़ी शक्तियां साथ आ रही हैं तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं हो जाती। उनकी जिम्मेदारी है कि जो बड़ी चुनौतियां दुनिया के सामने हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो किस तरह का एक्शन प्लान दुनिया के देशों के सामने रख रहे हैं, न सिर्फ इंडो पैसिफिक की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो एक नजरिया है वो हमको धीरे धीरे क्वाड के एजेंडा में, क्वाड के आर्टिकुलेशन में, क्वाड के जिस तरह से जो लीडर्स का जो एक्शन प्लान बन रहा है उसमें नजर आ रहा है। और उसके अपने चैलेंजेस हैं कि उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि क्या क्वाड ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, क्या क्वाड को पहले फोकस करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये जरूरी है कि आप ये दिखाएं कि क्वाड का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ, जैसा चीन बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि ये कंटेनमेंट है, पॉलिसी अप्रोच है चीन के लिए और ये इसका सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है। तो जैसे जो क्वाड का एजेंडा जो ग्लोबल लैंडस्केप पर अगर आता है तो वो इस बात को काउंटर करता है और एक बात को अंडरस्कोर करता है कि क्वाड एज अ प्लेटफॉर्म कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज, कुछ इंटरेस्ट जो कन्वर्जिंग है उनके लिए स्टैंड करता है, न सिर्फ एक ज्योग्राफी इंडो पैसिफिक तक सीमित है या एक कंट्री या कुछ कंट्रीज तक सीमित है। तो मुझे लगता है चाहे वो म्यांमार की बात हो, नॉर्थ कोरिया की बात हो, या बात हो कि वैश्विक स्तर पर किस तरह का आर्थिक ढांचा हमको खड़ा करना है, उसके कॉन्टूर्स क्या होंगे, अगर उसकी बात होती है तो ये वैश्विक समस्याएं हैं। और जैसे पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं होगी। अगर वहां से अमेरिका उसकी बात करेगा तो अमेरिका उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखेगा। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन से। अगर सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी तो वो सिर्फ इंडो पैसिफिक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, वो अगर आपको किसी कंट्री पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी है तो आपको वो सप्लाई चेन्स कहाँ ले जाएंगे आप, वो और कौन से देश होंगे जिनको आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा। वो सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित आप नहीं रख सकते उस कॉन्वर्सेशन को। और मुझे लगता है वही चीज नजर आ रही है, क्वाड जिस तरह से अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी पोजीशंस को और अपने एजेंडा को आर्टिकुलेट कर रहा है। मीरा मैम, आपका टेक? जी, देखिए, इसमें कुछ एकजुट भी नहीं थे देश, जैसे यूक्रेन के मामले को लेके या म्यांमार के मामले को लेके भी भारत का अपना पोजीशन जो है वो स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि म्यांमार लोकतंत्र की ओर बढ़े दोबारा से, पर हम सैंक्शंस नहीं चाहते क्योंकि हमारा तो बॉर्डर उनसे जुड़ा हुआ है और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं वो कई दफ़े म्यांमार के बॉर्डर की उस पार से इधर हमारे यहाँ एक्शन लेते हैं। और दूसरा ये कि हम ये भी नहीं चाहते कि म्यांमार के लिए कोई उपाय ही नहीं रहे केवल चीन पे निर्भर होने के अलावा। तो थोड़ा हमारा फर्क है इन चीज़ों पे, पर ये अच्छा है कि चारों देशों ने ये काफ़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। मतलब भारत ने भी अपना पोजीशन स्पष्ट कर दिया, यूक्रेन पे भी, म्यांमार पे भी, और यूक्रेन पे फिर जॉइंट स्टेटमेंट में कोई रेफरेंस नहीं डाला। जहां तक वैश्विक मुद्दे हैं वो तो शुरू से ही क्वाड कह रहा है कि हम करेंगे। जैसे पैंडेमिक के बारे में कोऑपरेशन एक सबसे पहला मुद्दा था जिस पे क्वाड ने में सहमति जताई थी, और दूसरा फिर क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ये सब तो पहले से ही ये मामले क्वाड की एजेंडा में रहे हैं। और क्वाड ने अपना ऑब्जेक्टिव भी ये बताया है कि वो जो नियम पे आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको और मजबूत करना चाहते हैं और इंडो पैसिफिक को खुला रखना चाहते हैं ताकि सारे देश यहाँ आसानी से एक दूसरे से व्यापार कर सकें, उनके जहाज आ जा सकें जो लीगल हैं, जो एक लीगल ढंग से जा रहे हैं। और जिसमें कि चीन अड़चन डाल रहा था कई सालों से, वो अपना मैरिटाइम क्लेम बढ़ा के
वो कह रहा था कि हाँ कोई नहीं जा सकता, और एयर स्पेस पे भी उन्होंने एक कुछ किया था। तो इस वजह से ये दो मुद्दे तो सबसे पहले ही क्वाड के एजेंडा में थे, और वैश्विक मुद्दों पर अगर क्वाड बातचीत करता है तो अच्छा है, पर ये भी हमें मान के चलना चाहिए कि कई दफे वैश्विक मुद्दों पे भारत के जो पोजीशन है वो फर्क होगी, राइट। क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस विकसित देश हैं और भारत एक विकासशील देश है। हमारी समस्याएं कुछ फर्क हैं, हमारी जो आशाएं हैं वो कुछ फर्क हैं, और इस वजह से कई दफे हमारी नीतियां भी थोड़ी फर्क होती हैं। तो ये हमें मान के चलना चाहिए। पर अच्छा है जैसे G20 में भी बातचीत होती है विकसित देशों के बीच और विकासशील देशों के बीच, और इसमें भी अगर भारत अपनी बात इन देशों से कह सके तो एक तरीके से वहाँ वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है कि भारत ये पोजीशन क्यों ले रहा है और इसकी क्या समस्याएं हैं जिस वजह से ये ले रहा है। ओके। और वैसे आर्थिक तौर से आप देखें तो जापान के साथ तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत का, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत चल रही है, यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो नहीं चल रही क्योंकि यूएस में अभी प्रोटेक्शनिज्म काफ़ी है और फ्री ट्रेड के लिए कोई बहुत सहमत नहीं है, वहाँ सहमति नहीं है वहाँ। फिर भी बातचीत चल रही है कि मिनी ट्रेड डील हम आगे कैसे बढ़ाएं, और हाल ही में कुछ आगे बढ़ा भी है एग्रीकल्चर को लेके, और यहाँ जो H1B वीज़ाज हैं उनको लेके। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी मामला आगे बढ़ेगा आर्थिक तौर से। तो बायलैटरल तौर से अगर आप देखें तो ये देश जो हैं इनके जो आर्थिक रिश्ते हैं और जो अग्रीमेंट्स हैं वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि एक उससे बड़ा भी किया किया जा सकता है। एक स्कोप दिखता है आप कह रहे हैं कि एक बड़े टारगेट को अचीव करने की तरफ। डॉक्टर पांडा, एक आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा कि जो वीरशंकर मैम ने एक इशारा की और साफ तौर पर एक मैं कहूँ कि चुनौती भी है, उसमें बैलेंसिंग एक्ट इंडिया की तरफ से कैसे होगा? डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी अपनी अलग नीतियाँ या फिर अपने व्यूज़ होते हैं, वहाँ पर कई बार क्रूशियल एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कितना हेल्पफुल या फिर डैमेजिंग हो सकता है? देखिए, जो अगर हम भारत का फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो पिछले अगर एक दशक मतलब 10 साल का बात करें, भारत का फॉरेन पॉलिसी जो ट्रेडिशनल नॉन अलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी था वहां से हटके एक पॉइंटेड अलाइनमेंट के तरफ आ चुका है, जहां पे हम अलाइन करना चाहते हैं इशू को लेके और जो इश्यूज हमारा नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भारत का जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंडिंग है, पोजीशन है क्वाड के अंदर, जैसे एम्बेसडर मीराशंकर जी ने बताया, वो डिफरेंट होगा डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में, लेकिन उसको लेके कोई बहुत बड़ा इतना भी एक डिफरेंस नहीं होगा जहां पे कि कंसेंसस बिल्ट ना हो पाए। क्योंकि अगर हम तीनों क्वाड कंट्रीज का बात करें, डेवलप्ड क्वाड कंट्रीज का बात करें, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्रीज इंडिया का जो पोजीशनिंग है इंडो पैसिफिक को वो एक बहुत महत्वपूर्ण से देख रहे हैं और इंडिया को एक सेंट्रल पोजीशनिंग देना चाहते हैं। तो इसलिए वो तीनों डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के साथ एक एग्रीमेंट, एक कंसेंसस, एक पार्टनरशिप, इवॉल्विंग पार्टनरशिप खड़ा करना चाहते हैं। तो इसलिए एक कंसेंसस बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहां तक क्रिटिकल इश्यूज की बात है, वहां पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, बट वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई डिस्प्यूट नहीं होगा क्वाड में, और क्वाड इज हियर टू स्टे यूनाइटेड। एंड आई थिंक व्हाट वी विल सी कि क्वाड आगे बढ़ेगा, और जो आगे का जो लीडरशिप समिट हम जापान में देखने जा रहे हैं वो एक बहुत क्रिटिकल संदेश देगा, जहां पे इंडिया जापान पार्टनरशिप के लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल, एक रेफरेंस पॉइंट होगा कैसे इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप बायलैटरल और मिनीलैटरल वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। राइट सर।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि क्वाड की चौथी बैठक में जो नतीजे निकले वो क्या इशारा कर रहे हैं और आगे इस मंच के जरिए क्या अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये चारों ही देश और चुनौतियां क्या हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।